हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, ज्योग्राफी अब आजकल प्रत्येक कंपटीशनों में एक तरह से मुख्य टॉपिक हो गया है। आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे से होने वाले सभी कंपटीशनों में, बैंकिंग में, आरपीएससी में, इधर से कर्मचारी चयन आयोग से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ज्योग्राफी का पार्ट ज़रूर आता है। और ज्योग्राफी को समझने के लिए सीधा सा तरीका है, स्टार्टिंग में सबसे पहले ग्लोब संबंधी जानकारी होना ज़रूरी है। ग्लोब संबंधी अगर आपको जानकारी नहीं है तो ज्योग्राफी को समझने में दिक्कत आती है और फिर ऐसे बच्चे एक तरह से इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्ट रटने वाली नहीं है। जितना आप समझ करके डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा समझने में आएगा। और आजकल आने वाले जो कंपटीशनों का जो तरीका है वह अलग ही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और वह समझने वाले के आधार पर पूछते हैं। तो चलो आज अपन इस क्लास में ज्योग्राफी को स्टार्टिंग बुक में किस तरीके से समझना चाहिए इसके बारे में मैं बिल्कुल सरल तरीका बताता हूँ। आप लोग बने रहें, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें ताकि इस क्लास का फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिलता रहे। आने वाले जो रेट वगैरह जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए और आरएस के लिए भी एक तरह से ये रामबाण साबित होगा। आप लोग बने रहें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी को स्टार्टिंग में सबसे पहले समझने के लिए ग्लोब का जानकारी होना ज़रूरी है। ग्लोब तो जानते होंगे, आपने स्कूल शिक्षा में भी देख लिया होगा, भूगोल के लैब में रखा रहता है गोल सा और चारों तरफ उसको घुमाया जा सकता है। ग्लोब क्या है और वह एक तरह से किस तरीके से भूगोल में काम आता है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का छोटा स्वरूप है। उसको पृथ्वी समझ करके और भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आकृति उसकी पृथ्वी के समान है, इसलिए उसको पृथ्वी का छोटा प्रतीक माना जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी का छोटा स्वरूप है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ऊपर कील और नीचे कील से लगा हुआ रहता है और गोल रहता है। ये इधर से इधर की ओर आराम से आसानी से घुमाया जा सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। और 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है अपने इस कील पर टिकी हुई, अपने इस ध्रुव पर टिकी हुई पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है। अब कैसे करती है इसके बारे में अपनी जानकारी प्रारंभ करते हैं। देखिए, ग्लोब के बारे में जान लिया आपने कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है। यहाँ लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लेना। एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है, ठीक है। इसका अध्ययन करने के लिए यानी कि पृथ्वी का अध्ययन हो जाता है। इसका अध्ययन किया, पृथ्वी का अध्ययन कर लिया। ये छोटा है, पृथ्वी बहुत विस्तृत रूप में है, इसलिए अपन घर बैठे एक टेबल पर रख करके इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका अध्ययन कर लिया यानी कि पृथ्वी का अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो इस बड़े स्वरूप को, विस्तृत भूभाग पृथ्वी को भौगोलिक वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध अवस्था में अध्ययन करने के उद्देश्य से इस पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन
करना एक सरल हो गया है। और इस अध्ययन को सरल करने के लिए इसको अक्षांश व देशांतर रेखाओं में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जितना भी इसमें इस गोल इस ग्लोब पर रेखाओं का जाल नजर आ रहा है, उसमें दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक तो खड़ी रेखाएं हैं और दूसरी आड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनको किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और बड़े बड़े कंपटीशन सेट में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला नंबर की है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश, अक्षांश क्या है? यानी कि इस ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर मध्य से जो खींची गई रेखा है उसको मध्य अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की और खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। और समझ लो, सबसे पहले तो इस ग्लोब को समझने के लिए इसको 4 भागों में इसकी दिशा निश्चित करते हैं। गोल स्वरूप में है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। उत्तर की ऊपर की दिशा ये उत्तर कहलाती है और इसके जस्ट नीचे की दिशा दक्षिण कहलाती है। इसके ये इधर की दिशा जो होती है ये हमेशा पूर्व दिशा होती है और इसके विपरीत दिशा होती है ये वेस्टर्न, यानी W लिखा हुआ है, वेस्टर्न यानी पश्चिम लिखा पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर इसका घूर्णन चलता रहता है और इसमें ये पश्चिम से पूरब की ओर मध्य में खींची गई एक रेखा होती है जिससे संपूर्ण ग्लोब 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस रेखा के द्वारा ये खींचने पर एक भाग तो उत्तर की ओर और एक भाग ये दक्षिण की ओर। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो इन चीजों को इस ग्लोब से समझते हुए आप नोट करते रहना। ठीक है, अब ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। अब इस 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? 3 नाम है इसके। कौन कौन से? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये पहला नाम। दूसरा भूमध्य रेखा और तीसरा नाम है विषुवत वृत्त। ठीक है, तीनों नाम में से कोई से भी नाम आपके सामने कोई सी भी किताब में किसी भी तरीके से आए तो समझ लेना कि ये इस भूमध्य रेखा की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखो अक्षांश की जो परिभाषा
अपने की वह इस भूमध्य रेखा के समानांतर की बात है। ये भूमध्य रेखा संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं उन सबको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें परिभाषा में भी ये लिखा है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आया समझ में? जो भी चीज समझने में नहीं आए अपने लिख करके जरूर भेजना और चैट बॉक्स पे लिख करके भेजना, और उसी के आधार पर मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ किस प्रकार की आ रही है, एक एक शब्द समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड से बोला जा रहा है, आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, वो सब सारी चीज़ें इसमें सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं का परिभाषा हो गई, यानी कि इस भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर या दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन सबको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये काम क्या आती है, खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं है। मानव ने इस पृथ्वी का अध्ययन करने के उद्देश्य से अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए इन रेखाओं को बनाया है ताकि एक एक भाग को आसानी से वैज्ञानिक शुद्ध अवस्था में अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये बनाया है, समझ करके पढ़ना। अब देखो इस भूमध्य रेखा का एक भाग तो उत्तरी गोलार्ध बन गया, एक दक्षिणी गोलार्ध बन गया। उत्तरी गोलार्ध में लास्ट टॉप तक यहाँ तक कितने अक्षांश है, 90। कितने हैं, 90। और इस 0 डिग्री से यहाँ तक लास्ट टॉप तक कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश है, 90 डिग्री तो उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, कुल कितने हुए, यानी कि ये 90 प्लस 90, और फिर एक इसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस भूमध्य रेखा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कितने हो गए, 81। ठीक है, 181 अक्षांश होते हैं, यानी कि ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, 181। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने अक्षांश की बात। काम क्या आते हैं, मैं लिख देता हूं उपयोग। इसका उपयोग क्या है, इन अक्षांश रेखाओं का जो उपयोग है उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में, उनका उपयोग है क्षेत्र विभाजन और वैज्ञानिक अध्ययन में, क्षेत्र विभाजन और वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं देशांतर। देशांतर रेखाएं क्या होती है, जिस प्रकार से पश्चिम से पूरब की ओर मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा थी अक्षांश में,
उसी प्रकार से मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? ये वाली। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर। इसका दूसरा नाम क्या है? ये मध्यांतर। और तीसरा नाम क्या है? इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो इसके भी कितने नाम हुए? 3 इसके नाम है। उत्तर से दक्षिण की ओर संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली, बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, मध्यांतर भी बोलते हैं और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे? जिस प्रकार से अपन ने अक्षांश रेखा की परिभाषा लिखी थी उसी प्रकार से अपन देशांतर रेखा की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच रेखा आगे समझ में, ये ग्रीनविच संपूर्ण गोलोक के बीच से खींची गई है। इस ग्रीनविच रेखा से खींचने पर संपूर्ण गोलोक 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक तो पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। और इसी ग्रीनविच रेखा के 3 नाम है, 0 डिग्री देशांतर, मध्यांतर और ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी गोलार्ध हो या पूर्वी गोलार्ध हो, इस ग्रीनविच रेखा के समानांतर खींचे गए जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हो, ऐसी रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ से लगा करके और यहाँ तक लास्ट, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक लास्ट, यहाँ से लगा कर यहाँ तक कितनी होती है? 180। ठीक है, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक, यहाँ भी 180। तो कितनी हुई टोटल? 180 प्लस 180 प्लस 1 ये ग्रीनविच कितने हुई? 360
361, ठीक है। तो 361 इनकी टोटल संख्या है। अब उपयोग क्या है इनका? उपयोग यानी कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तक पार करने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पार करने में इनको कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का, ठीक है। तो उपयोग क्या हुआ? समय की गणना करना। समय की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किनका? देशांतर रेखाओं का। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमना पड़ेगा और इसको घूमने में, इसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमते हुए पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से यहाँ तक कितने देशांतर? 180। अगर यहाँ से यहाँ तक देशांतर पार कर लिया तो इसका मतलब आधी घूम गई पृथ्वी। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 180 डिग्री के देशांतरों को पार करने में कितना समय लगा? यानी कि 180 को 4 से इंटू कर देंगे, उतना मिनट बना। कितने घंटे लगे? मिनट को घंटे में परिवर्तन करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, ठीक है भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 का भाग दे देंगे तो कितने आते हैं? 6 घंटे। कितने? 12 घंटे, सॉरी 720 मिनट हुए, 12 घंटे हुए। यानी कि 12 घंटे में पृथ्वी आधी घूम गई और आधी और घूम जाए तो 12 घंटे इधर, 12 घंटे इधर, यानी कि 24 घंटे में एक चक्र पूरा, ठीक है। तो अपन ने यही तो बात करी थी कि 24 घंटे में यह पृथ्वी अपने परिधि पर टिकी हुई पश्चिम से पूरब की ओर अपना एक चक्र पूरा कर लेती है। और ये देशांतर के आधार पर समय संबंधी परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके बारे में नई नई चीज़ें, नई और अच्छी समझने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास के लिए आप लोग बने रहें, अधिक से अधिक इस क्लास से जोड़ते रहें, ठीक है। और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, ये एक तरह से ज्योग्राफी को समझने की प्रथम सीढ़ी है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी विस्तृत रूप में भूगोल का अध्ययन करेंगे वो सब इसी के ऊपर निर्भर है। ये नहीं समझने में आएगी तो एक तरह से उनको समझना मुश्किल है, ठीक है। तो डायग्राम वाली सब्जेक्ट है, बिना डायग्राम के ये चीज़ समझने में नहीं आती है। अधिक से अधिक आप लोग तो इससे जुड़े रहे, समझाने की मेरा काम है। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।